हेलो विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, हर्शे व चेस का प्रयोग। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने सन 1952 में एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग से यह स्पष्ट हो गया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसके लिए सुस्पष्ट प्रमाण हर्शे और चेस के प्रयोग से प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपना प्रयोग किया था सन 1952 में। इन्होंने प्रयोग के लिए जीवाणुभोजी को यूज में लिया था। जीवाणुभोजी अंग्रेजी में पढ़ते हैं बैक्टीरियोफेज। ऐसे वायरस जो जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं उन्हें कहा जाता है जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज। ये जीवाणुभोजी का चित्र यहाँ पर बना हुआ है। जीवाणुभोजी की संरचना में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और उसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। जीवाणुभोजी जब जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं तो अपना आनुवांशिक पदार्थ जीवाणु कोशिका के अंदर भेज देते हैं। हर्शे और चेस ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया था कि जीवाणुभोजी से जीवाणु कोशिका में ट्रांसफर होने वाला मतलब जाने वाला पदार्थ डीएनए और प्रोटीन में से कौन सा है। तो जो पदार्थ जीवाणुभोजी से जीवाणु कोशिका में ट्रांसफर होगा वही आनुवांशिक पदार्थ होगा। तो इन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के लिए कुछ जीवाणुभोजियों को ऐसे संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया जिनमें रेडियो एक्टिव सल्फर 35 मिला हुआ था, और कुछ जीवाणुभोजियों को ऐसे संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 मिला हुआ था। जिन जीवाणुभोजियों को रेडियो एक्टिव सल्फर 35 युक्त संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया उनका जो प्रोटीन आवरण है उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर 35 व्यवस्थित हो गया, तो उनका प्रोटीन आवरण हो गया रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पर जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये प्रोटीन है, इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर 35 आ गया तो ये रेडियो एक्टिव हो गया, क्योंकि सल्फर प्रोटीन में पाई जाती है, डीएनए में नहीं पाई जाती। तो डीएनए यहाँ पर रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। जिन जीवाणुभोजियों को रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 युक्त संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया था उनमें डीएनए के भीतर रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 व्यवस्थित हो गया, क्योंकि फास्फोरस तत्व डीएनए में पाया जाता है, प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। तो प्रोटीन जो है वो यहाँ पर रेडियो एक्टिव नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के दो प्रकार के उन्होंने जीवाणुभोजी अर्थात बैक्टीरियोफेज बना लिए। एक तो ऐसे जीवाणुभोजी थे जिनमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव थी, दूसरे ऐसे जीवाणुभोजी थे जिनका डीएनए रेडियो एक्टिव था। इसके बाद उन्होंने 3 स्टेप काम में ली थी। एक स्टेप काम में ली थी संक्रमण, यहाँ पर लिख देता हूं संक्रमण। संक्रमण का मतलब हो गया इन जीवाणुभोजियों से ई कोलाई जीवाणु अर्थात इश्चेरिचिया कोलाई जीवाणु को संक्रमित कराया। उसके बाद में अगली स्टेप काम में ली थी अनावरण, और उसके बाद अगली स्टेप काम में ली थी अपकेंद्रण। अपकेंद्रण। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संक्रमण की। संक्रमण का मतलब यहाँ पर यह है कि इन जीवाणुभोजियों को ई कोलाई जीवाणु के संवर्धन माध्यम में रखा तो इन्होंने ई कोलाई जीवाणु को संक्रमित कर दिया। संक्रमित मतलब ई कोलाई जीवाणु जो है उनकी भित्ति से ये चिपक गए। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं ये ई कोलाई जीवाणु है। तो जब संक्रमण होगा तो इस प्रकार से होगा कि जैसे ये वाला बैक्टीरियोफेज है तो ये यहाँ से चिपक जाएगा, इस प्रकार से ये चिपक गया। एक और बना देते हैं, इस प्रकार जीवाणुभोजी चिपक गए, और चिपकने के बाद में ये क्या करते हैं,
ये अपना डीएनए इसमें छोड़ देते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये डीएनए अंदर जा रहा है, जैसे ये वाले जीवाणुभोजी हैं, इस प्रकार से चिपक गए। चिपकने के बाद में ये डीएनए अंदर जा रहा है। तो ये स्टेप हो गई संक्रमण। तो संक्रमण का अर्थ हो गया कि जीवाणु भोजियों को इकोलाई जीवाणु के साथ में रखा तो ये जीवाणु भोजी इनसे चिपक गए। अब चिपकेंगे किनकी सहायता से? तो यहाँ पर होते हैं पूंछ पिन। तो पूंछ पिन की सहायता से चिपके जाते हैं। इसके बाद में अगली स्टेप काम में ली थी अनावरण। अनावरण का अर्थ यहाँ पर यह है कि इन संक्रमित इकोलाई जीवाणुओं को ब्लेंडर में लेकर के हिलाया गया। ब्लेंडर यानी कि आप बोल सकते हैं मिक्सी। तो उसमें लेके जब हिलाया गया तो हिलाने पर ये जो प्रोटीन के जो घोष्ट है वो सेपरेट हो गए। तो जब हिलाया गया तो प्रोटीन के घोष्ट सेपरेट हो गए। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर आप बना सकते हैं, ये प्रोटीन के घोष्ट, घोष्ट मतलब खोल। तो इस प्रकार से ये हो गए और इन्होंने अपना डीएनए अंदर छोड़ दिया। इधर भी यहाँ पर ये अलग हो गए और इन्होंने अपना डीएनए अंदर छोड़ दिया। तो ये स्टेप कहलाती है अनावरण। अगली स्टेप काम में लेती अपकेंद्रण। अपकेंद्रण का अर्थ हो गया कि इन प्रोटीन घोष्ट और इकोलाई जीवाणुओं के मिश्रण को अपकेंद्र नियंत्र मतलब सेंट्रीफ्यूज में लेकर के चक्रण कराया गया, रोटेशन कराया गया। तो जब चक्रण कराया गया तो ये प्रोटीन घोष्ट और इकोलाई जीवाणु दो अलग अलग परतों में यानी लेयर्स में सेपरेट हो गए। एक लेयर बन गई इन घोष्ट की और एक लेयर बन गई इन जीवाणुओं की। इस प्रकार से जैसे कि ये एक लेयर है, ये लेयर हो गई प्रोटीन घोष्ट की, प्लस दूसरी लेयर हो गई इकोलाई जीवाणुओं की। इधर भी एक लेयर हो गई प्रोटीन घोष्ट की, प्लस एक लेयर हो गई इकोलाई जीवाणुओं की। तो ये हो गया अपकेंद्रण। तो ये हो गया टोटल प्रयोग। अब इस प्रयोग में उन्होंने क्या प्रेक्षित किया, क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा? तो उन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन रखने वाले जीवाणु भोजियों से संक्रमित होने वाले इकोलाई जीवाणु रेडियो एक्टिव नहीं थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इकोलाई जीवाणु जो है ये रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि रेडियो एक्टिव डीएनए रखने वाले जीवाणु भोजियों से संक्रमित होने वाले इकोलाई जीवाणु रेडियो एक्टिव थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इकोलाई जीवाणु के अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये जीवाणु रेडियो एक्टिव नहीं थे, जबकि ये वाला रेडियो एक्टिव थे। तो इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीवाणु भोजी से जीवाणु में ट्रांसफर होने वाला पदार्थ डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं होता है। अतः डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। अगर प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ होती तब
ये वाले इकोलाई जीवाणु रेडियो एक्टिव प्राप्त होते हैं और ये वाले रेडियो एक्टिव प्राप्त नहीं होते।